Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Government College अजमेर। लास्ट टर्न पर हम कर नियोजन की समस्याओं के संबंध में पढ़ रहे थे। कर नियोजन की समस्याओं को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। कर नियोजन की सामान्य समस्याएं, कर नियोजन की प्रशासनिक विधान के संबंध में समस्याएं और कर प्रबंध की संगठनात्मक समस्याएं। इसमें से पहला जो प्रकार है कर नियोजन की सामान्य समस्याएं, इसको हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। आज हम आगे बढ़ते हुए कर नियोजन की जो दूसरी प्रकार की समस्याएं हैं, प्रशासनिक विधान के संबंध में कर नियोजन की समस्याएं, उसको हम आज देखेंगे। कर नियोजन की अनेक समस्याएं विधान की अपूर्णता, अस्पष्टता एवं विरोधाभास के कारण ही उत्पन्न होती है। यही कारण है कि कर नियोजन की विभिन्न समस्याओं की जड़ कर से संबंधित प्रशासनिक विधान को ही माना गया है। यानी जो कर नियोजन में समस्याएं आती है, उसमें सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो प्रशासनिक विधान के संबंध में समस्याओं को ही माना गया है। प्रशासनिक विधान में व्याप्त अग्रलिखित कमियों के कारण ही कर नियोजन की अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शॉर्ट कमिंग्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, या प्रशासनिक विधान में व्याप्त कमियां। प्रशासनिक विधान में व्याप्त कमियों में सबसे पहले हम लेते हैं पहला पॉइंट, प्रशासनिक विधानों का अंग्रेजी भाषा में होना। हमारे देश में प्रत्यक्ष करों से संबंधित समस्त विधान जो हैं प्रशासनिक विधान, वो समस्त प्रशासनिक विधान अंग्रेजी भाषा में ही तैयार किए गए हैं। हमारे देश में करदाताओं तथा यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी अंग्रेजी भाषा में तैयार किए गए विधानों को समझना तथा याद रखना बहुत मुश्किल और कठिन होता है। खासकर समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस दृष्टि से ये जो एक सबसे बड़ी कमी है कि हमने जो प्रशासनिक विधानों को है अंग्रेजी भाषा में तैयार कर रखा है, जबकि हमारे यहाँ पर वैसे भी साक्षरता कम है और उसके बाद इंग्लिश जो है, अंग्रेज़ी जो है, वो बड़ी मुश्किल भाषा करदाताओं के लिए समझ जाती है और यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी समझी जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें है प्रशासनिक विधानों की भाषा का कठिन होना। प्रशासनिक विधानों में जो लैंग्वेज या जो भाषा काम में ली गई है वो भी अत्यधिक कठिन है और उसमें बहुत कठिन शब्दों का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है या इस्तेमाल किया गया है। हमारे देश में जहाँ तक हम जानते हैं साक्षरता बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग भी कम हैं। साक्षरता में तो हम साक्षर उसी को मान लेते हैं जिसको साइन करना आता है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि उसमें भी अंग्रेज़ी भाषा को समझने वाले कितने लोग हैं, तो उसका प्रतिशत बहुत ही कम आएगा। और फिर अत्यधिक कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण अंग्रेजी भाषा को समझने वाले या जानने वाले अधिकांश व्यक्ति भी सही अर्थ में उस विधान को नहीं समझ पाते हैं और इसी कारण से जो है कर सलाहकार जो है करदाताओं की इस कमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है भारतीय प्रशासनिक विधानों का ब्रिटिश विधानों के अनुसार होना। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत लंबे समय तक, एक बहुत लंबे अरसे तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था। उस दौरान अंग्रेज शासकों ने जो भी विधान लागू किए वो सारे प्रशासनिक विधान वो थे जो इंग्लैंड में लागू थे और उन्हीं विधानों को एज इट इज़ या वैसे का वैसे ही भारत में भी लागू कर दिया करते थे। देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी इन विधानों में देश की आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए जा सके हैं, जबकि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक वातावरणों में बहुत ज़्यादा अंतर है। परिणाम स्वरूप हमारे देश में कर नियोजन की जो एक स्वतंत्र शैली डेवलप होनी चाहिए थी या कर नियोजन की जो एक स्वतंत्र शैली का विकास होना चाहिए था, वो विकास जो है वो संभव नहीं हो पाया। फोर्थ पॉइंट इसमें है विभिन्न प्रशासनिक विधानों के परस्पर विरोधाभास का होना। हमने प्रारंभ के चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोफेसर काल्डोर की अध्यक्षता में हमने कई समितियां बनवाई थी
कर के संबंध में सुधारों के लिए, तो प्रोफेसर काल्डोर ने अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष करों का सुझाव कर क्षेत्र के व्यापक बनाने के उद्देश्य से दिया था। और विभिन्न प्रकार के जो कर, प्रत्यक्ष कर उन्होंने सुझाए थे, उनमें आयकर था, धन कर था, उपहार कर था, संपदा शुल्क था। अब ये जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर हैं, ये कुछ व्यक्ति आयकर का भुगतान करते हैं तो कुछ धन कर या उपहार कर, संपदा का भुगतान करते थे। अब संपदा शुल्क, उपहार कर एवं धन कर वर्तमान में लागू नहीं है और वर्तमान में केवल आयकर ही लागू है। लेकिन हमारे देश में इनमें समन्वय स्थापित नहीं किया जा सका। हमारे देश में कुछ ही व्यक्ति प्रत्यक्ष करों का भुगतान कर रहे थे। वही व्यक्ति आयकर भी देते थे, वही धनकर भी दे रहे थे, वही उपहार कर भी दे रहे थे। तो जहां हमने व्यापक क्षेत्र बनाने का प्रयास किया और कई प्रकार के कर लगाए, लेकिन वो सभी कर आमतौर पर कुछ व्यक्तियों पर ही आकर के जो है भार पड़ता था, वही सभी प्रकार के करों का भुगतान करते थे। और यहाँ तक कि विभिन्न विधानों में जो संपत्ति है, जो आय है या उपहार है, इन शब्दों की परिभाषाओं में भी एकरूपता कभी नहीं रही। नेक्स्ट है प्रशासनिक विधानों में जल्दी जल्दी परिवर्तन होना। हमारे देश में कर से संबंधित जो प्रशासनिक विधान बनाए गए हैं, इन विधानों में भी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन कर दिए जाते हैं, जिससे भी कर नियोजन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम जैसा कि जानते हैं, शुरू में हमने विशेषताओं में भी पढ़ा है कि कर नियोजन जो है वो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और इसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होने चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन इन विधानों में कर दिए जाने के कारण से कर नियोजन का जो पर्पज़ है वही डिफीट हो जाता है, या कर नियोजन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अनेक बार जो परिवर्तन है वो विपरीत दिशा में कर दिए जाते हैं, जिससे कल तक जो कर नियोजन का तरीका था, आज वो कर अपवंजन कहलाने लगता है अथवा अधिक कर चुकाने का कारण भी बन सकता है। तो प्रशासनिक विधानों में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन कर दिया जाता है, यह भी एक उचित नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घकालीन कर नीति का अभाव। हमारे देश की सरकार ने वर्ष 1990 में कहने को तो दीर्घकालीन कर नीति की घोषणा की थी, परंतु व्यवहार में इसका पालन कभी नहीं हुआ। दीर्घकालीन कर नीति की घोषणा के बाद उपहार कर में आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तावित किया गया, जो तत्कालीन सरकार बदल जाने से लागू नहीं हो सका। फिर कुछ वर्ष बाद धनकर विधान के संबंध में भी आधारभूत परिवर्तन किए गए। उसके कुछ वर्षों के बाद इन करों को, यानी धन कर, उपहार कर, संपत्ति कर, इनको समाप्त ही कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ दीर्घकालीन कर नीति का एक अभाव रहा है और दीर्घकालीन कर नीति के अभाव के कारण उचित कर नियोजन संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इसमें है राजनीतिक अस्थिरता। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से या एक आध दशक से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, और इस कारण से एक तरफ तो हम प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशासनिक विधानों को बहुत कठोरता से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता इस मायने में हो गई है कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, गठबंधन की सरकारें होती है, गठबंधन की सरकारों की अपनी अलग समस्याएं होती हैं और उसमें हम कोई बहुत कठोरता से कुछ निर्णय सरकार लेने की स्थिति में नहीं होती है। दूसरी तरफ करदाता भी कर नियोजन के दीर्घकालीन तरीके अपनाने से डरता है, क्योंकि आज ये सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी तो उसकी आर्थिक विचारधारा अलग होती है, क्योंकि राजनीतिक दलों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, उनमें भिन्नताएं होती हैं। तो सरकार बदलने से क्या है कि उनकी नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस कारण से राजनीतिक अस्थिरता के कारण से भी जो करदाता है वो भी दीर्घकालीन कर नियोजन के तरीके अपनाने से काफ़ी डरने लगता है। तो आज हम इसमें इतने ही पॉइंट लेते हैं। अभी इसमें और पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।